हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी 6 to 8 जो है कवर कर रहे थे, और उसमें मैं आपको एक तरह से क्रोनोलॉजी समझाने का प्रयास कर रही हूँ। एक घटना चक्र या एक ऐसा सिनेरियो कि आपके माइंड में वो सारी चीजें चलने लगे। हिस्ट्री एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये मेरा वादा है कि मैं आपको पूरी तरह से हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा सिखा दूंगी। तो यहाँ पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोगों ने बात कहाँ तक की कर ली थी, जैसे कि हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ा। स्टोन एज में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, यानी आप क्लासेस का सही वैल्यूएशन तभी कर सकते हैं जब आप कंटिन्यू बेसिस पर जुड़े हुए हैं। तभी आपको डे बाय डे से कनेक्ट करते चले जाते हैं पॉइंट, और हर दिन आपको ये कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। उसकी पूरी थीम की कैसे क्या वेरिएशन, कैसे क्या चेंजमेंट हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को समझा और क्या क्या उसमें वेरिएशन थे, नगरों में क्या विभाजन था, कैसे पूरी विकसित सभ्यता थी और कैसे नष्ट हुई। ये पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। हालांकि यहाँ पर आप कार्यक्रम का विभाजन देख रहे हैं, इसका भी एक मीन है। क्यों हम यहाँ पर कार्यक्रम का विभाजन कर रहे हैं, ये इसलिए कार्यक्रम का विभाजन की एक जो है सारणी आपको दिख रही है, ताकि आपके माइंड में जिस समय जो स्ट्रक्चर या जो चीज पढ़ाई जाए वो आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि अच्छा, इस टाइम ड्यूरेशन की बात चल रही, इस कार्यक्रम की बात चल रही। तो आप इस जो है सारणी को अपने पास नोट कर लें, जिससे जिस समय जो बात हो रही होगी तो एक जो है आप कनेक्ट कहते हैं जिसको, कि कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज को कि अच्छा, इस समय की बात चल रही, अब क्या बात होने वाली है आगे। तो इस सारणी को जब आप नोट करेंगे तो यहाँ पर मैं समझा दूं कि ये जो कार्यक्रम का विभाजन है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इवन ताकि आप रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर जो ये सारणी आप देखेंगे, तो ये सारणी में हम लोगों ने क्या पढ़ा पहली बार, तो आपने पैलियोलिथिक पढ़ लिया है, मीजोलिथिक पढ़ लिया है और नियोलिथिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारी क्रोनोलॉजी डिस्कस कर लेंगे, हर चीज, यानी आपको पूरा जो है हिस्ट्री में जो है एक कॉन्सेप्ट कि आप बैठकर दूसरे को समझा सकते हैं, ऐसा आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इसकी जो है कहा जाए कि कुछ गूढ़ चीजें हैं जो है अदर जो है थीमेटिक बुकों में जो मिलती हैं, उसमें भी हम लोग हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अभी पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे चलेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं पैलियोलिथिक। आपने पैलियोलिथिक पढ़ लिया, मीजोलिथिक पढ़ लिया, नियोलिथिक पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पैलियोलिथिक जो है पुरा पाषाण में आपने जो है आपसे पूछा जाएगा कि पुरा पाषाण या पैलियोलिथिक जो है वो कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन का है। तो 2 मिलियन से 10,000 बीसी जो है, यहाँ पर वेरिएशन मिलता है, कभी कभी आपको 12,000 बीसी मिलेगा। यानी यहाँ पर जितनी ये बात चल रही है, ये ऊपर की सारणी, ये बीसी है। बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बीसी है। ये क्या चल रहा है, ये बीसी चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो कार्यक्रम का विभाजन ऊपर की सारणी आप देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम लोग बीसी। बीसी मतलब जब ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम ड्यूरेशन को हम लोग उल्टा पढ़ते थे। तभी आप देखेंगे यहाँ 8,000 है और यहाँ 6,000 है। अभी हम लोग आ रहे हैं बात पर। तो यहाँ पर बात की जाती है कि आपने पढ़ा क्या, आपने पैलियोलिथिक पढ़ा, और इसमें आपको वेरिएशन मिल सकता है, कभी 10,000 बीसी और कभी 12,000। कॉन्सेप्ट मैंने ये चीज क्लियर की है कि आपको वेरिएशन डेट्स में क्यों मिलता है और विभिन्न बुकों में अलग अलग वेरिएशन क्यों मिलता है। अगर आपने पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप देख लें। तो यहाँ पर ये जो वेरिएशन हर बुक में जो है अलग अलग मिलता है, तो कहीं पर 10,000 तो कहीं पर 12,000। मैं एक जो है ऑथेंटिक थोड़ा कह सकते हैं, या बुक के अकॉर्डिंग ये सारणी, ये पीरियोडिक एक तरह से टेबल एक तरह से ये बनी हुई है, और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको मीन्स निकालना है कि किस समय की बात चल रही है, ये चीज आपको यहाँ से समझनी है केवल। हालांकि वेरिएशन हो सकता है। तो ये जो अगर जब कभी बात चली 2 मिलियन से 10,000 या 12,000 बीसी की, वो चीज होगी पैलियोलिथिक पुरा पाषाण काल की। फिर मध्य पाषाण काल का समय जो है वो 10,000 बीसी से 8,000, यानी ये इसके अंतर्गत कितना आ जाएगा, 10,000 से 8,000, 10,000 से 8,000 बीसी, बीसी की बात होगी, क्योंकि ये सारा काल विभाजन ऊपर का क्या है, बीसी है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
बीसी को कभी कभी जो है BCE भी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये एक तो BCE का नाम है, जो है कहेंगे बिफोर कॉमन ईरा। BC जो है बिफोर कॉमन ईरा, जो है BCE बिफोर कॉमन ईरा, और ये है BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि पैलियोलिथिक में जो है 2 मिलियन से 10,000 या 12,000, और ये जो मीजोलिथिक है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में आपने 10,000 BC से 8,000 BC का अध्ययन किया, और जो नियोलिथिक जो है काल है, नियोलिथिक नवपाषाण काल, यहाँ पर 8,000 से 6,000, यहाँ पर जो है आपने 8,000 से 6,000 BC का अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद यानी यहाँ पर समझाने का यही तात्पर्य था कि आप सोचते हैं कि ये वेरिएशन, ये कालक्रम कहाँ से कहाँ जो है एक तरह से जंप कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इतना तो यहाँ का नॉलेज, ये स्टोन एज के बारे में पूरी जानकारी आपने पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त कर ली, पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त कर ली। हालांकि लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिले, लेकिन पुरातात्विक स्रोत जैसे कि इसमें जो है उपकरण के रूप में आपने पत्थर के औजारों का अध्ययन किया, कृषि या उस समय के जो जो उपकरण मिले, साक्ष्य मिले, औजार, बर्तन, मृदभांड, उनके आधार पे आपने इस चीज को डिवाइड कर लिया कि किस समय किस टाइम ड्यूरेशन की बात चल रही है, किस कालक्रम की। ठीक है, उसके बाद क्या 6,000 BC का यहाँ पर आपको कुछ जो है डाटा या इतिहास पता चलता है? नहीं, हमें फिर डायरेक्ट क्या पता चला, हमें हड़प्पा सभ्यता पता चली। यानी हड़प्पा सभ्यता भी नहीं पता थी 200 साल पहले या 150 साल पहले, हमें जस्ट पता था ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक ही पता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर भी हम लोग जो है यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता से भी नहीं परिचित थे, डायरेक्ट हम लोग आ जाते थे। यहाँ 1500 से जो है हम लोगों को पता चलना स्टार्ट होता था ऋग्वैदिक, जहाँ से ग्रंथ कह दे, वेद कह दे, जो है रामायण महाभारत लिखी हुई मिलने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि स्टोन एज आपको पूरा जो है यहाँ पर इतिहास पता चलता है। फिर इस 6,000 BC से 2900 BC तक क्या हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं है। यानी इतने लंबे साल जो है, इतने जो है लाखों वर्ष क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता है। फिर उसके बाद हमें क्या पता चलता है, हमें जस्ट यहाँ पर जो है ये हड़प्पा सभ्यता पता चलती है, या सैंथो युगीन सभ्यता। ये जो टाइम ड्यूरेशन, ये आप साड़ी का ये पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता को दर्शा रहा है। हड़प्पा सभ्यता या सैंथो युगीन सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता, 3 नाम। ठीक है, तीनों नाम से आप परिचित हो चुके हैं, आप इससे पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन क्या था, 2350 से 1750 BC। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का टाइम है 2350 से 1750 BC, ये कहाँ पर लाई करेगा एक तरह से, तो ये इस वाले टाइम ड्यूरेशन, इस सारिक में ये चीज हड़प्पा सभ्यता लाई कर जाएगी। ठीक है, हमें इसकी जानकारी चल गई, इसका पता चल गया, लेकिन हमें 6,000 BC से 2900 BC तक क्या हुआ नहीं पता। आपने पढ़ा भी यही, आपने स्टोन एज पढ़ लिया, आपने इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली 2350 से 1750 BC का, आपने इसको पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जस्ट हड़प्पा सभ्यता से फिर हम लोग जंप मार जाते हैं 1750 के बाद, जस्ट हम लोग फिर बात करने लगते हैं 1500 BC से 600 BC की। ये क्या हो जाता है, ये वैदिक काल को दर्शाता है। ये क्या है, ये वैदिक काल का विभाजन है। तो इसीलिए ये सारी यहाँ पर मैंने डिस्कस की, ताकि आपको काल का विभाजन पता चले कि आपको किस किस समय की या कालक्रम का जो है इतिहास पता है, उस बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जानने की स्रोत, जिस तरह यहाँ पर मृदभांड, औजार, बर्तन और जो है यहाँ पर चीजें मिली, औजार, स्टोन के पत्थर वगैरह, उस पे हम लोगों ने डिवीजन किया। हड़प्पा सभ्यता में आपने हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां, मृदभांड, पुरावशेष, कंकाल, इसके अलावा नगर का विभाजन, जो है मुहरे, ये सारी चीजें जो है उपकरण थे या साक्ष्य थे, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता जो है हमने खोजी, पता लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1800 से 1700 यानी हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त होती है, इसमें आपने देखा बहुत सारे मतभेद हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। तो इतने मतभेद के बाद, यानी अभी भी कोई भी फिक्स नहीं है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हो गया, एक कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, स्पेसिफिक कारण नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन तीनों जो है, इन तीन यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 शताब्दी, 1800, 1700 और 1600 BC,
यहाँ पर हमें कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर कि सैंडो सभ्यता कैसे अंत हुई, कैसे जो है खत्म हुई, नो आइडिया यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर आपको विभाजन मिलेगा 1500 से 600 बीसी का, जिनमें से 1500 से 1000 बीसी जो है वो ऋग्वैदिक काल है। ये क्या है? ऋग्वैदिक काल है। और 1000 से 600 बीसी ये क्या है? ये उत्तर वैदिक काल है। ये क्या है? उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग जो है वैदिक काल स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी अब आपको ये इन तीनों कालों का पता नहीं, और आज आप यहाँ पर जो है ऋग्वैदिक की बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, इसे ऋग्वैदिक क्यों नाम दिया गया? इस पूरी सभ्यता को 1500 से 600 बीसी को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल के दो विभाजन है, अभी हम लोग आएंगे इस बात पर, क्योंकि यहाँ तो डिस्कस ही करना है। फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी अब आप फिट करते जाइएगा, जो भी लेक्चर या जो भी जो है इसके आगे कंटिन्यू कन्वर्सेशन जो चलेगी उसमें आप तुरंत कनेक्ट करिएगा कि किस समय की बात चल रही है और अब क्या होने वाला। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद आप पढ़ोगे मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य या महाजनपद का काल है ये 500 से 300 ये बीसी वाला महाजनपद या मौर्य वाला काल है ये। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप 500 से 300 बीसी वाला ये महाजनपद या मौर्य के जो है काल को बताएगा। उसके बाद ये 200 और ये 100 ये क्या है? ये बीसी है अभी तक की, और यहाँ पर हो जाता है ईसा मसीह का जन्म। इसीलिए कहा कि आप सारी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर होता है ईसा मसीह का जन्म। अब जैसे ही ईसा मसीह का जन्म हो जाता है तो फिर इसको ईसा मसीह के जन्म के साथ जो है यहाँ के सालों को कभी कभी एडी भी कहा जाता है। एडी कहने का तात्पर्य अब आपको एडी मिलेगा, या फिर कहा जाए कि क्योंकि यहाँ पर अब ईस्वी मिलेगा। यहाँ तक कि क्या मिल रहा था? बिफोर कॉमन इरा, या फिर कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहाँ पर बीसी मिल रहा था, ईसा पूर्व मिल रहा था। यहाँ क्या चल रहा था? ईसा पूर्व। और यहाँ पर क्या चलेगा? यहाँ पर ईस्वी चलेगा, ईस्वी। और ये क्या है? ये एडी, एडी भी कह सकते हैं ईस्वी को। एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एन्नो प्लस डोमिनी। एडी, एन्नो प्लस डोमिनी। इसका अर्थ क्या होता है? एन्नो प्लस डोमिनी। और इसका अर्थ होता है कि जो है ईसा मसीह के जन्म से है, यानी ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ जो है ईसा मसीह के जन्म से लिया जाता है, इसलिए यहाँ से शब्द ईस्वी जुड़ा। तो इसको क्या यहाँ पर क्या है? ये जो यहाँ से जैसे ही सारणी नीचे की स्टार्ट हुई है, इसको यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म होने से ये जो 200 और 100 वाला है, यहाँ तक की तो बीसी चला, उसके बाद 100 और 200 ये जो है, तो ये जो है यहाँ पर इसको डार्क एज कहा जाता है। इसको ये जो 100 और 200 बीसी वाला है इसे क्या कहेंगे? डार्क एज। ठीक है, डार्क एज कहेंगे। ओके, तो ये जो है ये 100 और 200 बीसी वाला ये डार्क एज है। यहाँ से जस्ट ईस्वी स्टार्ट हो गया, एडी स्टार्ट हो गया, 100 एडी, 100 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 400 ईस्वी। यानी अब कहने का तात्पर्य इससे पहले वाले जो भी जन्म, चाहे यहाँ पर महाजनपद या मौर्य में कह दिया जाए कि जो है बुद्ध का जन्म हुआ, तो बुद्ध के जन्म में 483 बीसी लिखेंगे और मृत्यु 583। तो उसमें आप देखोगे जस्ट उल्टा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 पहले आया होगा, सॉरी यहाँ पर जो है यहाँ उल्टा चल रहा था कि 10,000 पहले आया होगा, 8,000 उसके बाद में आया होगा, 6,000 बीसी उसके बाद में आया होगा। आप सीधा सीधा एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता बात की तो पहले 2750 आया होगा, उसके बाद 1750 आया होगा, फिर पहले 2000 आया होगा, उसके बाद 1100 आया होगा। जस्ट उल्टा चल रहा था बीसी। अब यहाँ से जस्ट आपको क्रम वाइज चलने लगेगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपको कालक्रम का विभाजन 100, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 400, 500। ठीक, तो ये जो है 100, 200 बीसी वाला डार्क एज हो गया। यहाँ पर हो गया ईसा मसीह का जन्म। अब जन्म से जस्ट हम लोग ईस्वी कहने लगे या एडी कहने लगे। फिर 300, 400 ईस्वी, 500 ईस्वी। ये जो 3 ईस्वी है यहाँ पर ये गुप्त डायनेस्टी चलेगी, गुप्त काल चलेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 600 बीसी वाला यहाँ पर हर्षवर्धन काल चलेगा, और 700 से जो है आप पढ़ेंगे कि 700 जो है 761 और यहाँ पर कि मोहम्मद या इस्लाम धर्म का प्रचार होना भारत में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से मोहम्मद इस्लाम का उदय हो जाएगा 700 ईस्वी से, और 700 ईस्वी से जब मोहम्मद इस्लाम का उदय हो जाएगा और भारत में एक तरह से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, सारी वंश या जो है कहते हैं मुस्लिम डायनेस्टी एक तरह से स्टार्ट होना जो है अपने यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 700, 800, 900
तो यहाँ से जैसे ही मोहम्मद का इस्लाम होगा या मोहम्मद धर्म का उदय होगा, और यहीं से जस्ट 1761 तक की, जब तक की एक तरह से कहते हैं औरंगजेब तक की, 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक की एक तरह से पूरा मुस्लिम जो है कम्युनिटी का शासन रहा एक तरह से। और उसके बाद यानी मुगलों का शासन रहा, और मुगल के शासन के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 1707 के बाद यहाँ पर पुर्तगालीज कंपनी वगैरह या यूरोपियन कंपनी वगैरह का आगमन होना स्टार्ट होता है, पुर्तगाली, फ्रांस, डच। तो यहाँ पर जस्ट क्या हुआ है 1600 से, जस्ट यहाँ पर जो है अब यहाँ पर विदेशी एक तरह से कहते हैं, या पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। अब यहाँ पर भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में अब यहाँ पर जो है विदेशी लोगों का आगमन हो जाता है। अब इस कालिया को आप जस्ट यहाँ पर ये आधुनिक में सब पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जस्ट हम लोग आप कहाँ चल रहे हैं, वर्तमान में कहाँ चल रहे हैं आप अब वर्तमान समय में आप 2100 में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी या कहते हैं 2000 में जी रहे हैं, 2020 चल रहा है। और 2020 के बाद जैसे ही आप जो है कहा जाए कि 2020 के बाद 2021 फिर 2099 आएगा, और फिर 3000 या फिर कहते हैं 2100 आएगा, 21वीं शताब्दी, ठीक है। तो एक यहाँ पर दो चीजें हैं, आपसे पूछा जाए आप किस शताब्दी में चलना है, 21वीं शताब्दी में। तो 21वीं शताब्दी 21वीं चल रही है, और चल किस में रहे, जैसे 2020, उसके बाद 99 तक की आएगा, फिर आपका 2100 आएगा, 2099, उसके बाद क्या आएगा 2100 आएगा, फिर 2100, 2200। तो जस्ट चल रहे हैं हम लोग 21वीं शताब्दी में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2100, यहाँ पर ये शताब्दी है, ईस्वी है, तो 21वीं शताब्दी में आप चल रहे हैं वर्तमान समय में यहाँ पर। तो आई होप ये वेरिएशन, ये कार्यक्रम जो है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, नोट कर लें आप। और आज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आज हम लोग इस टाइम इरा को पढ़ने जा रहे हैं, काल को, ऋग वैदिक काल को, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास नोट्स कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आई थिंक अब मैं इरेज कर दूं, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दें, ताकि जो है पढ़ाने वाले को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आइए बात करते हैं हम लोग वैदिक काल की, ठीक है, यानी आज आप पढ़ेंगे वैदिक काल। तो यहाँ पर वैदिक काल का जैसे ही विभाजन करेंगे, यानी दो वैदिक काल आज आपको पढ़ना है, और आपने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता और स्टोन एज, ठीक है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। वैदिक काल को दो भागों में, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि वैदिक काल जो है वो कहाँ से कहाँ तक की आप पढ़ेंगे। बीसी की बात चल रही है, बहुत अच्छे से क्लिक कर रहा होगा कि बीसी की ही बात चल रही है, ठीक है। कितने से कितने बीसी वैदिक काल चलेगा, 1500 से 600 बीसी, ठीक है। अब ये ईशा पूर्व में बात चल रही है वैदिक काल की, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। अगर आपने सारणी नहीं बनाई है तो बना ले, और फिर उसमें मैच करें जाकर के कि आपको बात कहां से कहां की चल रही। तो 1500 से 600 बीसी की बात यानी वैदिक काल, और वैदिक काल में दो भाग हो जाते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनका काल विभाजन क्या है, तो इनका काल विभाजन वैदिक काल में आप पढ़ेंगे 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ेंगे 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने क्रोनोलॉजी में ये चीज समझी, 1000 से 600 बीसी यहाँ पर, 1500 से 1000 बीसी ऋग वैदिक काल में पढ़ेंगे। अब आपकी स्टोरी फिर से कनेक्ट होगी, कहाँ से, यानी आपने जहाँ से छोड़ी थी, या हड़प्पा सभ्यता जहाँ से छोड़ी थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का या सैंधव सभ्यता का जैसे ही अंत हुआ, अब आते हैं हम लोग बात फिर वैदिक सभ्यता कैसे स्टार्ट हो गई, कहाँ से आ गई ये वैदिक सभ्यता एकदम से, मतलब कह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि सैंधव सभ्यता के अंत होने का बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं मिल पाया, लेकिन ये था जरूर कि सैंधव सभ्यता जो थी वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया जरूर करती थी, यानी यातायात था उस समय, और यातायात प्रचलित था। इसका मतलब कि जो अदर जैसे इंडो यूरोपियन हो गए,
तिब्बतन वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ से कुछ ना कुछ लोग आ रहे होंगे या यातायात हो रहा होगा। जैसे हम लोग देख रहे थे कि चांदी वगैरह जो है वो कुछ भाग जो है वो अफगान से मंगाया जा रहा है, तो अफगान से या मेसोपोटामिया की सभ्यता उसी समय कोलैब कर रही, तो यानी वहां से कुछ ना कुछ व्यापार हो रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय यातायात स्टार्ट था, तो धीरे धीरे यानी जब ये ऋग वैदिक आया है तो ऋग वैदिक में जो तथ्य मिले, क्योंकि इसका स्रोत कहाँ से मिला होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो स्टोन एज है उसकी तो उपकरण आपने साक्ष्य के आधार पर देख लिया। स्टोन एज हड़प्पा सभ्यता को नगर के विभाजन से आपने अलग कर लिया, और जो भी साक्ष्य मिले मृदपान मोहरे उसके बेसिस पे ऋग वैदिक की जानकारी कहाँ से मिलती है। ऋग वैदिक जो है या वैदिक काल जो है ये ऐसा काल था जिसके लिखित साक्ष्य भी आपको उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, और जिन्हें हम लोगों ने पढ़ा भी जा सका है, लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, अब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इनको पढ़ा भी जा सका है, यानी इसके लिए तो अब जितने भी जो भी पढ़ लिए हम लोगों ने वेद उपनिषद ग्रंथ महाभारत रामायण और छंदोग्य उपनिषद जितने भी हैं, तो इनको यानी कहा जाए कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो जो भी वेद पुराण छांदोग्य उपनिषद रामायण महाभारत जो भी ग्रंथ आपने पढ़े लिखे अध्ययन किया उनके आधार पर इसको जो जो वहां पर वर्णन मिला उस वर्णन के आधार पर हम लोगों ने इस वैदिक काल से पढ़ना स्टार्ट किया, और एक तरह से कहते हैं यहाँ से ऑथेंटिक या अब यहाँ से आपको जो है डेट्स वगैरह जो है एक तरह से सिमिलरिटी कम से कम मिलने लगती है। तो क्योंकि यहाँ पर लिखित जो है विभाजन हुआ है, लिखित तौर पे चीजें मिलने लगी हैं और उन चीजों को हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। तो यहाँ पर बात आती है कि वैदिक काल, तो यहाँ पर साक्ष्य क्या है, यहाँ पर साक्ष्य है वेद पुराण उपनिषद छांदोग्य रामायण महाभारत, यानी जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं वो सारे साक्ष्य हैं वैदिक काल को जानने की। इससे हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, लिखित भी है पढ़ा भी जा सका है। अब लिखित और पढ़े जाने के आधार पर कहाँ से हमको ऋग्वेद की जानकारी मिलती है और कहाँ से उत्तर वैदिक की। तो आप सोचें थोड़ा पॉज करके वीडियो को, या फिर जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ऋग्वेदिक की जानकारी जो है हमें जो है एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से, ऋग्वेद से। अब ऋग्वेद से क्यों, क्योंकि वेदों में सबसे पुराना क्या था, अगर बात की जाए ऋग्वेद की तो वेद कितने हैं, पहली बात वेदों की संख्या है 4। अब 4 कौन कौन से वेद हैं, तो 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये तो थे 4 वेद। अब इन 4 वेदों में पहली बात ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या जानकारी मिलती है। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए या क्रोनोलॉजी समझने की जब बात आती है तो यहाँ पर ऋग्वेद में आप क्या करोगे, चारों कोरिलेट हैं, अभी आप रिलेट करिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वेद की, तो जो ऋग्वेद है यहाँ पर क्या होंगे, आपको मंत्र मिलेंगे। अब कौन से मंत्र मिलेंगे, जैसे कि आपने जो है जैसे हो गया गायत्री मंत्र हो गया, या जो भी जितने सारे मंत्र हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र गाए गए। यहाँ पर अग्नि इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है कई बार ऋग्वेद में, अग्नि का इंद्र का, तो ये सारी साक्षी या ये सारी देवताओं के नाम, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसा माना जाता है कि जो यज्ञ वगैरह होते थे तो वहां पर इन मंत्रों का जाप किया जाता था। तो ऋग्वेद में जो है मोस्टली क्या आपको मंत्र मिल रहे हैं, और कौन से मंत्र जो है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसे गाए जा रहे हैं। तो इन मंत्रों का उल्लेख कहाँ पर मिला है, ऋग्वेद में मिला है। ठीक, अब सामवेद क्या होता है, साम का अर्थ होता है गीत। सामवेद क्या है, तो सामवेद में यानी कहा जाए सामवेद में हर मंत्र का उच्चारण करने के लिए एक जो है कहते निरंतर या कहते एक तारतम्य होना चाहिए, एक सही उच्चारण होना चाहिए। तो हर मंत्र का एक प्रॉपर वे होता है बोलने का। गायत्री मंत्र होगा या फिर जो भी आप बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो यानी ये एक उच्चारण का तरीका है। अब उच्चारण का तरीका जो है वो कहाँ पर बताया गया है, सामवेद में, कि किसी भी मंत्र को आपको कैसे बोलना है। एक तरह से साम मतलब गीत, और गीत में कैसे गाना है या किसी भी मंत्र को कैसे बोलना है वो सामवेद में आएगा।
तो सामवेद में एक तरह से उच्चारण का तरीका होगा। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में केवल मंत्र हैं, मंत्रों का संकलन 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब सुधन उक्ति, अच्छी उक्तियां हैं, पंक्तियां हैं। यहाँ पर कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और सूक्त का शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो सूक्त का शाब्दिक अर्थ होगा सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। और सु का अर्थ होता है अच्छा, उक्ति का मतलब होता है एक तरह से वचन या कथन जो है, तो सु मतलब अच्छा। तो अच्छी उक्ति या अच्छी बात जो है, अच्छी वाणी, अच्छी बात कोई कही गई, तो अच्छी उक्ति, अच्छा कथन जो है वही सूक्त है। तो 1028 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में लिखे गए हैं। तो इस तरह से ऋग्वेद एक अच्छी चीजों का, अच्छी बातों का एक तरह से संकलन है, मंत्रों का संकलन है। सामवेद में एक तरह से उच्चारण का, हर जो है मंत्र का एक प्रॉपर वे है बोलने का, वो चीज सामवेद में दर्शाई गई है। अब बात आती है यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद में क्या होगा? तो यजुर्वेद में जैसे अब कहाँ पर किस चीज को बोलना है, आपको मंत्र मिल गए, मंत्र कहाँ पर जो है कैसे उच्चारण करना है, ये सामवेद में मिल गया। लेकिन हर जगह एक ही प्रॉपर जो है, एक ही मंत्र या एक ही संगीत नहीं आप गा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, आप शादी विवाह में अलग तरह के गीत गाएंगे, आप यज्ञ वगैरह होगा अलग तरह के मंत्र वगैरह बोल रहे होंगे, और अदर कोई फंक्शन होगा तो आप अदर तरह की जो है सॉन्ग वगैरह गाएंगे। तो हर जगह अपना एक प्रॉपर जगह है, और उस प्रॉपर जगह पर प्रॉपर टाइप के या उसी तरह के गाने या सॉन्ग या गीत कुछ गाए जाएंगे। तो ये चीज कहाँ पर बताई गई? ये चीज यजुर्वेद में बताई गई कि जैसे शादी विवाह हो गया या कहीं पर भी जो है यज्ञ कांड हो गया, या कहाँ पर कैसे इन गीतों को गाना है, वो चीज यजुर्वेद बताता है। सारी चीजें रिलेट है, कनेक्ट करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अथर्ववेद इन सबसे अलग थोड़ा सा कह दें, अथर्ववेद जो बताता है जो है एक तरह से कह दे जादू टोना, या फिर अथर्ववेद में मोटे तौर पे ये कहा जाए कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए कहाँ पर जो है कौन से तंत्र मंत्र या किस चीज का यूज किया जाए, ये चीज किस औषधि वगैरह का यूज किया जाए, ये चीज कहाँ लिखी है? ये चीज अथर्ववेद में लिखी है। यानी तंत्र मंत्र, जादू टोना कह सकते हैं, तंत्र मंत्र, या फिर कहते हैं किसी बीमारी को ठीक करने का इलाज, बीमारी को ठीक करने का इलाज एक तरह से। ये एक जो है ये कहाँ पर है? ये अथर्ववेद में है, ठीक है। तो बीमारी को ठीक कहाँ पर करने का तरीका लिखा गया है? अथर्ववेद में। चारों चीजें कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेद यानी यहाँ से कैसे कनेक्टेड है। तो ऋग्वेद या वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल जो है पहला काल, इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। जितनी इसमें अच्छी बातें संकलित कर दी गई, या कहाँ पर किस चीज को इसी ऋग्वेद में ही वर्णित है कि वहां पर लोग जो रह रहे थे उन कैसे सरवाइव कर रहे थे, क्या राजा और प्रजा होती थी, उनके क्या नाम होते थे, क्या राजा के अंतर्गत सभा और समितियां कार्य करती थी, क्या जन भरत कबीले टाइप की इस तरह के कबीले होते थे, क्या वहां पर युद्ध होता था, क्या दसराग युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद में, ये दसराग युद्ध क्या होते थे, आर्य क्या होते थे, आर्य कहाँ से आए हैं, इन सब के बारे में आप जो पढ़ेंगे वो ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक से ही हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। आर्य की बात आ रही, अभी ध्यान आ जाएगा, मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक की जो है ऋग्वेद से आपको इस तरह की जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में। तो यहाँ पर डिस्कस कर दूं, अदरवाइज हो सकता है भूल जाऊं। तो यहाँ पर तो ऋग्वैदिक, क्योंकि चीजें बताने में आप फ्लो में कुछ चीजें आप बताते हैं, कुछ चीजें जो है हो सकता है छूट जाती हैं, तो इस चीज के लिए जैसे ऋग्वेद की बात की जाए या आर्य की बात की जाए, तो आर्य की बात की जाए तो आर्य जो है कहाँ से आए? तो यहाँ पर अगर भारत के नक्शे में, आई थिंक ये इधर विजिबल होगा, तो मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर इस भारत की मैप में
अगर ये एक तरह से इधर आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं लोग, यहाँ पर बात करते हैं भारत में। तो यहाँ पर भारत में आप देखोगे कि आर्य लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर इंडो जो भी जो है कहा जाए इंडो यूरोपियन परिवार में, कि यानी जो भारत में बाहर से कुछ लोग आ रहे होंगे। कहने का तात्पर्य क्योंकि सैंडो सभ्यता से ही जस्ट कनेक्ट करने वाले हैं कि सैंडो सभ्यता में क्या व्यापार वगैरह हो रहा था, हो सकता है वहां से ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई हो और लोग आने लगे हों इस भारत वाले रीजन में। तो जब भारत वाले रीजन में आने लगे होंगे, यानी यहाँ पर जो इंडो यूरोपियन भारत किससे जो है, यानी यहाँ व्यापार जो है यूरोपीय देशों से स्टार्ट हो गया था। अब यूरोपीय देशों में सैंडो सभ्यता के टाइम पे जैसे ईरान वगैरह से व्यापार होने लगा था, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ईरान वगैरह से साक्ष्य यानी ईरान वगैरह से व्यापार होने लगा था। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग जो है इस इंडो यूरोपियन परिवार से या इंडो यूरोप वाला जो रीजन था यहाँ से कुछ लोग आ रहे होंगे भारत, ठीक है। कुछ लोग जो है यहाँ से भारत आना जो है ट्रेवल करना स्टार्ट किया होगा और लोग भारत आने स्टार्ट लगे होंगे कि यहाँ की विशेषताओं को देखते हुए क्यों आने लगे होंगे। ये भी रीजन हो सकता है कि यहाँ पर एक मेजर जो है रीजन ये बताया जाता है कि यूरोपीय जो कंट्री थी तो वहां पर कोई भी जानवर हो गया या जो भी जानवर, क्योंकि आर्य लोग मूलतः इनका जो एक तरह से कहते हैं कि धन क्या था, तो गौधन ही इनका महत्वपूर्ण था। गायों या जानवरों को ही महत्व देते थे और जानवरों में भी गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है आर्य टाइम पे, आर्यों के काल पे, ठीक है। और हालांकि ये सब जो है अब यहाँ पे पूरा ग्रामीण सभ्यता चलेगी। तो ये जो इंडो यूरोपियन वाला जो पार्ट है यहाँ से हो सकता है कि ट्रेडिंग या व्यापार वगैरह स्टार्ट हो गया हो, लोग यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए हों, क्योंकि यहाँ पर जो है यूरोप वाले रीजन में यहाँ पर जो जलवायु है वो काफी ठंडी है और ठंडी होने के कारण यहाँ पर जो भारत में जो जानवर रह रहे हैं वो सर्वाइवेबल हैं, क्योंकि भारत में जैसी जलवायु है हो सकता है गर्म हो ठंडी हो, लेकिन यहाँ का जानवर उसी जलवायु में सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर एक रीजन ये बताया जाता है कि जो है यहाँ के जानवर जो है एक तरह से इतने सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये इंडो यूरोपियन के कुछ लोग जो है वो भारत इस तरह से आने लगे होंगे व्यापार करने की दृष्टि से, जानवरों को या खरीद फरोख्त की दृष्टि से। तो इस तरह से कुछ लोगों का व्यापार जो है वो भारत में स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। अब भारत में स्टार्ट हो गया होगा तो यहाँ पर भी कुछ लोग रह रहे होंगे, यहाँ पर कुछ लोग रह रहे होंगे, यहाँ पर रहने वाले लोगों को ही आर्य कहा गया है। अब यहाँ पर बहुत जानना जरूरी है, दास ये जो आए हैं इन्होंने दास किसको कहा है, दस्यु किसको कहा है, दास और दस्यु में क्या फर्क होता है ये भी जानना जरूरी है। बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी डिस्कस होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये लोग जब आए तो यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे। अब जो रह रहे थे इस गंगा नदी घाटी के आसपास या यहाँ पर जो भारत वाले रीजन में, उनको आर्य कहा जा रहा था। अब आर्य भी यानी आर्य कहाँ से शब्द आया, तो आर्यों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वैदिक काल में या जो वेद लिखा गया इसमें आर्य शब्द का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब आर्य शब्द का जिक्र किया गया है ये भी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर जैसे अगर डिस्कस किया जाए कि इन आर्यों के बारे में जानकारी जो है वो ऋग्वेद में मिल रही है इनके बारे में, लेकिन अगर यहीं पर साथ में ये भी बात की जाए कि इस उत्तर वैदिक काल में क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि म्यांमार वाले रीजन को तिब्बतो म्यांमार वाला रीजन कहा जाता था, तिब्बतन म्यांमार। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज डिस्कस कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको क्या कह रहे थे, इंडो यूरोपियन कह रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ से जो बाहर से लोग आ गए उनको नाम दिया इंडो यूरोपियन। इसके अलावा जो दक्षिण में हमारे यहाँ पे भारत में कुछ लोग दक्षिण में भी रह रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में ऋग्वैदिक में या एक ही तरह की सभ्यता, एक ही तरह का कल्चर या एक ही तरह की जो है बोली भाषा होती हो, सब जगह अलग होगी पूरे भारत में। तो कुछ लोग दक्षिण में थे, वो द्राविड़ियन भाषा परिवार, यहाँ पर 4 भाषा परिवार के आपको नाम मिलेंगे। तो उसी चीज को मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य जब भी कहीं वर्ड मिले तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का मतलब है जो यूरोपीय देशों से लोग भारत में आए हैं। किस रास्ते से आएंगे, ये जो सिंधु घाटी वाला ये जो रीजन है यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, यहाँ से ये प्रवेश करेंगे इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य जो होंगे। उसके बाद जो दक्षिण में होंगे उनको द्राविड़ियन भाषा परिवार कहा जाता है, द्राविड़ियन भाषा परिवार। जब आपको इस शब्द से आप मिलेंगे, परिचित होंगे, तो ये शब्द क्या होगा, जो है दक्षिण में दक्कन वाला जो रीजन है एक तरह से कहते हैं
या दक्षिण वाले रीजन में जो लोग रह रहे थे उनको कहा जा रहा था द्राविडियन भाषा परिवार। अभी सारी चीजें जो है डिस्कस होंगी। तो यहाँ पर द्राविडियन भाषा परिवार, दक्षिण वाले लोगों को द्राविडियन। इसके अलावा जो म्यांमार वाला रीजन था, इधर ऊपर तिब्बत वाला रीजन हो जाएगा, इधर चाइना और इधर तिब्बत वाला रीजन। और इस तिब्बत वाले रीजन से ये पूरा मैप नहीं आ पाया इधर, तो तिब्बत और म्यांमार वाला रीजन, तो जो है तिब्बत और म्यांमार वाले रीजन को तिब्बतो म्यांमार वाला रीजन हो जाएगा, तिब्बती म्यांमार वाला। और इसके अलावा जो बीच में हो रहे थे, बीच में यानी कहा जाए मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है तो मध्य प्रदेश वाला जो रीजन था, तो वहां पर जो है ऑस्ट्रेलियाई या ऑस्ट्रियन जो है भाषा परिवार होता था। यानी कहने का तात्पर्य जो मध्य प्रदेश वाला रीजन था वहां पर जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक, यहाँ पर रहने वाले भाषा परिवार को क्या कहेंगे, ऑस्ट्रो एशियाटिक। यहाँ पर क्या होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये क्या थे, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक थे। नीचे वाले क्या थे, यानी यहाँ पर आ जाएगा जैसे जो है मध्य प्रदेश हो गया, मध्य भारत, झारखंड वाला रीजन। तो मध्य प्रदेश या झारखंड वाला रीजन जो है, मध्य प्रदेश और झारखंड वाला रीजन, तो मध्य प्रदेश और झारखंड वाले रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनको ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार कहते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक लोग कहलाए। जो दक्षिण में रह रहे थे वो द्राविडियन भाषा परिवार कहलाए। जो इधर से आए उनको इंडो यूरोपियन भाषा परिवार कहा जाए, इंडो यूरोपियन। और जो म्यांमार और तिब्बत वाले रह रहे थे इनको किस नाम से जाना गया, तो म्यांमार और तिब्बत वालों को कहा जाए कि तिब्बती म्यांमार, या फिर कहा जाए जो है तिब्बत म्यांमार वालों को तिब्बती म्यांमार, इस नाम से जाना गया एक तरह से। तो इन चीजों को मैंने यहाँ पर क्यों डिस्कस कराया, डिस्कस इसलिए कराया कि यहाँ पर वैदिक काल में जिस भी शब्द या भाषा परिवार या जिस भी चीज का नाम लिया जाएगा, तो आपको ये माइंड में रखना है कि वो लोग कहाँ से भारत में एंटर कर रहे हैं। यानी इंडो यूरोपियन की बात करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए या माइंड में चलना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले रीजन से भारत में एंटर कर रहे होंगे। या दक्षिण की बात या द्राविडियन भाषा परिवार की बात की जाए तो आपको जस्ट इमेजिन करना है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, यहाँ वाला रीजन, यहाँ वाली भाषा, यहाँ वाला परिवेश इमेजिन करना है। मध्य प्रदेश या झारखंड वाले रीजन की बात की जाए या ऑस्ट्रो एशियाटिक आपको नाम लिया जाए, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, अब ये कहाँ से आ गया नाम, तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रो एशियाटिक कहा गया। और एक तरह से ऑस्ट्रो एशियाटिक के बाद यहाँ पर जो है इस साइड से जो लोग आ गए तिब्बत और म्यांमार वालों से, तो तिब्बत और म्यांमार वालों से जो आ गए तो उनको तिब्बती म्यांमार वाला जो रीजन है इस नाम से जाना गया। तो यहाँ पर एक चीज मिलती है, एक चीज क्या मिलती है कि इन चारों भाषा परिवारों में से, भाषा परिवार ही कह सकते हैं, तो इन चारों भाषा परिवारों में से कोई चीज जो है वो कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आप सारी चीजें रिलेट करोगे, सिर्फ सुनना है। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन होती है, क्या कॉमन होती है, कॉमन ये होती है कि कहीं पर आपको मात्र शब्द मिलेगा, हो सकता है कि कहीं पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए सेंटेंस में मिल जाए, आपको मात्र मिलेगा किसी भाषा परिवार में, कहीं पर आपको मदर मिलेगा, और कहीं पर जो है मात्र संस्कृत का वर्ड हो गया, मदर जो हो गया इंग्लिश का वर्ड हो गया। इसके अलावा कहीं पर माँ मिल रहा है, कहीं पर माता मिल रहा है, माँ मिल रहा है, हिंदी का वर्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो कहा जाए कि जो है यानी इन तीनों में ही अगर जो है भाषा में देखा जाए, मात्र, मदर और माँ, माँ हिंदी वर्ड हो गया, मदर इंग्लिश वर्ड हो गया, मात्र संस्कृत वर्ड हो गया, लेकिन इन तीनों का अर्थ जो है वो माता से है, जननी से है। तो इस तरह से देखा जाए कि अलग अलग भाषा परिवार में कुछ ऐसे वर्ड थे जो कॉमन होते थे, यानी सबका अर्थ एक तरह से होता था। तो इस तरह से इन भाषा यानी इन कॉमन वर्डों को अगर एक भाषा का मतलब यानी मदर का अर्थ आप जान गए, इंग्लिश वालों ने मदर का अर्थ बता दिया, हिंदी वालों ने माँ का अर्थ बता दिया, दोनों का कॉमन अर्थ, इस तरह से इनकी भाषाओं को एक तरह से पढ़ लिया गया या जान लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी कि नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं अपनी बात पर, अपने पॉइंट पर, उत्तर वैदिक काल और जानकारी कहाँ से मिल रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से है, मंत्रों से है, ठीक है। और यहाँ पर आर्य शब्द आपको मिल रहे हैं, जन, कबीला जो है सब कुछ मिलेगा, भरत जन मिलेगा। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्रोनोलॉजी क्या है, जो है कड़ी कैसे जुड़ी हुई है। तो उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे बात की जाए सबसे पहले, तो उत्तर वैदिक काल में जानने के स्रोत क्या है, तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल को जानने के स्रोत जो है वो यजुर्वेद, यानी अब ऋग्वेद के बाद जो बचे, तो ऋग्वेद के बाद जो भी बचे वो है उत्तर वैदिक काल को जानने के स्रोत। तो यहाँ पर बात की जाती है ऋग्वेद के बाद जैसे यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद,
अथर्ववेद। तो ये जो चीजें थी अथर्ववेद, ओके, तो ये जो चीजें थी, तो ये चीजें यानी ये जो वेद थे ये किसको किसको बता रहे थे, तो ये एक तरह से डिस्कस कर रहे थे किसकी क्रोनोलॉजी, एक तरह से उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ से जानकारी, इन वेदों से जानकारी मिली है उत्तर वैदिक काल की, इसके अलावा कहाँ से मिली है, वेद हो गए। वेदों को एक और नाम से जाना जाता था, तो वेदों को स्मृति नाम से भी जाना, सॉरी, वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। वेदों को किस नाम से जाना जाता था, स्तुति कहा जाता था वेदों को। तो वेद की बात की जाए, यहाँ पर वेद लिखा है, वेद को स्तुति भी कहा जाता था। कैसे, तो स्तुति और स्मृति दोनों में अंतर है, जैसे दास और दस में है, अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात है स्तुति की। स्तुति क्यों कहा जाता था, आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन है कि जैसे आपसे पूछा गया कि वेदों को किसने लिखा, अब वेदों को किसने लिखा, तो आपका इसमें जो है उत्तर जो है क्या हो जाता है, तो वेदों को लिखने यानी वेद जो है वो सिर्फ सुने और सुनाए जाते थे। ऋग्वैदिक काल की ये विशेषता थी, एक तरह से कहते हैं कि जो वेद होते थे वो वेद ऋषियों मुनियों द्वारा सुनाए गए और लोगों द्वारा सुने गए, इनको रटाया जाता था या कहते सुने जाते थे, श्रोतागण सुनते थे, ऋषि मुनि पाठ करते थे। वेद को किसी ने लिखा नहीं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं लिखा है, वेद तो बाद में कंपाइल करके लिखे गए हैं। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि वेद जो है कहते हैं कि इसमें किसी राइटर का नाम दे दे या जो है लेखक का नाम, तो यहाँ पर वेद जो है, अगर जो है इसमें जो मत है कि वेद जो है, वेद सिर्फ सुने सुनाए जाते थे, ऋषियों द्वारा सुनाए जाते थे और जो श्रोतागण होते थे वो सुन लिया करते थे। इनको बहुत बाद में जो है इनका संकलन किया गया, यानी लोगों ने दूसरों को बताया, दूसरों ने जाना, उसके बाद आगे वो बातें पहुंची, अच्छी उक्तियां कुछ पहुंची और उससे लोग परिचित होते चले गए, उनने अपने जीवन में धारण करना स्टार्ट कर दिया। और धारण करना जब स्टार्ट कर दिया तो इस वेद से या वेद की जो अच्छी बातें थी उनका संकलन एक तरह से लोगों के बीच वो अच्छी बातें फैलने लगी और उस अच्छी बातों के बाद बहुत साल बाद जो है उन अच्छी बातों को एक तरह से कंपाइल किया गया, उन सारी जो है मंत्रों को, इनका जो है, मान ले ऋग्वेद का ही एग्जांपल कि 1028 जो सूक्त हैं, क्या किसी प्रॉपर व्यक्ति ने लिखे? नहीं, इन सभी चीजों को, इन सभी मंत्रों को, ऋषि मुनियों की बातों को एक जगह कंपाइल कर दिया गया या संकलित कर दिया गया और संकलित करने के बाद इनको काफी समय बाद जो है प्रिंट कर दिया गया, छाप दिया गया और इसमें वेरिएशन भी मिल जाता है मूल प्रति से, जो वर्तमान में जो कुछ छपी मिली। कहने का तात्पर्य है क्योंकि मूल ऋषिगण ने जो भी बात बताई उसको थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है, सुनने वाले श्रोतागण ने दूसरे को बताते समय कुछ चेंजमेंट हो गया हो और उस श्रोता ने जब दूसरे को बताया हो तो कुछ चेंजमेंट हो गया हो। अगर मान लिया एज एग्जांपल कि 2020 में आपने कोई चीज या कुछ चीज क्रिएट करी, कोई कहानी क्रिएट करी, उस कहानी को आपने अगले जो है मेंबर को सुनाया, अब इस मेंबर ने किसी तीसरे पर्सन को सुनाया तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाएगा। इसी वेरिएशन के साथ ये जो वेद है या जो मंत्र वगैरह या कहा जाए इनकी जो बातें हैं इसमें कुछ वेरिएशन भी हुआ, मूल प्रति कभी कभी ही मिल पाती है या मूल प्रति नहीं मिल पाती है जो वास्तविकता थी। तो ये जो वेद है, ये वेद में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वेदों को किसने लिखा, तो इसका अर्थ जो है, इसका आंसर जो है वो अपूर्व सैया होता है। क्या होता है? अगर क्वेश्चन है वेदों को किसने लिखा, वेदों को किसने लिखा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपूर्व सैया, अपूर्व सैया। क्योंकि वेद जो है, कहने का तात्पर्य जो है, वेद जो है वो किसी एक के द्वारा नहीं लिखे गए, वो तो संकलन है, संकलन किसी ने किया, छाप किसी ने दिया। तो इस तरह से ये जो है ये सुनी सुनाई बातों का संकलन है, एक तरह से लिखा किसी प्रॉपर व्यक्ति ने नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे अपूर्व सैया वेदों को किसने लिखा है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेद हो गया और वेद के बाद यानी कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वेद के बाद ब्राह्मण से, यानी वेद हो गए महत्वपूर्ण क्या है, वेद है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, इनको जानने के आनंदक है। तो वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मणों से हमको जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक की। तो यहाँ पर बात करते हैं ब्राह्मण, यानी तो आप देखोगे हर वेद के जो है ब्राह्मण भी हैं। अब ब्राह्मण क्या होता था, या फिर कहते हैं कि जो है ब्राह्मण का अर्थ क्या होता था, तो ब्राह्मण का अर्थ एक तरह से कि आपने कोई चीज सुनी, वेदों में आपने कोई चीज सुनी, उसका आप क्या कर रहे हैं, वेदों को सुनने के बाद आप चीजों को धारण कर रहे हैं,
चीजों को धारण कर रहे हैं, ये चीज एक तरह से कहाँ पर हो जाएगी, तो ये चीज आपने जो है ब्राह्मण में आ जाएगी। तो ब्राह्मण में कहते संकलन, कहते संकलन, या एक तरह से लिपिबद्ध, या एक तरह लिखा गया एक तरह से, तो ये चीज कहाँ पर होगी, या विवरण हो जाएगा। तो वो वेद का जो विवरण है वो एक तरह से ब्राह्मण में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्राह्मण के बाद। ब्राह्मण के बाद आता है आरण्यक। आरण्यक क्या है, तो आरण्यक जो है, आरण्यक क्या है, तो आरण्यक, आरण्य मतलब होता है जंगल, और जंगल के में आपने क्या किया, चिंतन किया। ठीक है, अभी रिलेट कैसे करें, रिलेट है जानकारी उत्तर वैदिक काल की, पहले तो वेदों से मिली। वेद क्या थे, वेद जो लिखे गए ऋषि मुनियों द्वारा सुने गए आपने बातें, उनका संकलन वेद हुआ। अब उन वेदों को या उन सूक्तियों को, अच्छी उक्तियों को, मंत्रों को आपने जो है एक तरह से ब्राह्मण में क्या हुआ, आपने उन चीजों को किसी को बताया, या किसी ने समझा उन चीजों को, तो जो है ये ब्राह्मण में आ गया। अब ब्राह्मण के बाद आरण्यक ने उस पर विचार किया। यहाँ पर उसने क्या कर लिया, सिर्फ श्रोता है और उसने सुन लिया, वेद में लिख दिया गया, श्रोत ब्राह्मण में सुन लिया गया और धारण किया गया एक तरह से। अब धारण करने के बाद, सुनने के बाद आपको चिंतन भी करते हैं। आपने कोई भी चीज पढ़ी हो, इवन आप ये भी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप हो सकता है कि अब आप चिंतन करेंगे, नई चीजों से ज्ञान अर्जन करना। तो यहाँ पर आरण्यक में क्या होता है, आरण्य मतलब जंगल में, और जंगल में बैठकर जिस पर चिंतन किया गया हो वो चीज हो जाती है आरण्यक में। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपने वेद से, ब्राह्मण से ग्रहण की थी, जो चीजें सुनी थी, उनके बारे में आपने क्या किया, उनके बारे में आपने विचार किया, चिंतन किया। जो चिंतन किया, जो चीजें चिंतन करने के बाद, चिंतन किया, तो चिंतन करने के बाद, चिंतन करने की जो चीजें लिखी वो आरण्यक में लिखी। अब आरण्यक में जो चीजें, यानी यहाँ पर आप जो चीजें हैं, यहाँ पर बच्चा जो है, या फिर कहते हैं यहाँ पर जो मेंबर है वो चिंतन कर रहा है, चीजों पर मनन कर रहा है उस पर। तो वो चीजें जो बैठ करके जंगलों में कहा जाए मुक्त प्रश्न की जो है एक तरह से व्याख्या कर रहे हो और सोच रहे हो, वो आरण्यक में लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन होंगे, कई सारे क्वेश्चन, जीवन मृत्यु क्यों होता है, क्या आत्मा अजर और अमर है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो उठे, क्योंकि हर चीज सीखने के बाद क्यूरियोसिटी होती है जानने की हर चीज को, तो हर चीज जानने के जो क्वेश्चन उठे वो आरण्यक में, जंगल में निस्वार्थ भाव से बैठ करके आपने सोचा, और एक तरह से कहते हैं निश्चित मन से। तो उसमें जो भी क्वेश्चन उठे, जो चिंतन हुए, उनका जो लिपिबद्ध संकलन किया गया वो आरण्यक कहलाता है। ठीक है, अब आरण्यक के बाद जितने क्वेश्चन उठे कि क्या ईश्वर होता है, क्या ऐसा अस्तित्व है, आत्मा अजर और अमर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो उठे, उनको आपने किसने संकलन किया, उपनिषद एक औजार है, यानी उपनिषद में आपने इनका हल ढूंढा। हल कैसे ढूंढा, उपनिषद का क्या अर्थ होता है, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। अब गुरु के समीप बैठना का मतलब है कि जितने क्वेश्चन आपके अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई थी, चीजों को जानने की, वेदों को या कुछ अच्छी बातों को जानने की जो भी क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई थी, उनको आपने सुलझाया कैसे, उनको आपने जो है गुरु के समीप बैठ करके उन क्वेश्चंस के हल निकाले, और उनका सटीक अर्थ क्या हुआ, उन क्वेश्चन की क्यूरियोसिटी को समाप्त करना और उस चीज को लिपिबद्ध किया, उन सारे क्वेश्चनों के हल को लिखा, वो कहाँ पर लिखा है, उपनिषद में। तो आरण्यक में आपने क्या किया, आपने चिंतन किया, उपनिषद में आपने हल ढूंढा, जो भी क्वेश्चन क्यूरियोसिटी आपकी थी, और इसके अलावा वेद को स्तुति भी कहा जाता है। वेद को स्तुति इसलिए कि यानी जो चीज सुनकर लिखी गई हो, एक तरह से कहते हैं स्तुति, किसी से सुनी सुनाई बातों को लिखा गया हो, वो है वेद। और यानी इस तरह से आपने इनके बारे में उत्तर वैदिक काल में वेद से, ब्राह्मण से, आरण्यक से, उपनिषद से जानकारी मिलती है। इसके अलावा कहाँ से जानकारी मिलती है, तो इसके अलावा जो है जैसे कुछ वेदांग हो गए, इसके अलावा जैसे पुराण हो गए, पुराण वेदांग, इन सबसे रामायण महाभारत। तो यहाँ पर वेदांग और इसके अलावा जैसे 6 वेदांग, शिक्षा का, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, तो वेदांग हो गए। इसके अलावा महाभारत, रामायण और ये सारी साक्ष्य हैं जिससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप स्तुति वर्ड देख रहे हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि यानी स्मृति आपने बहुत सुना होगा, स्मृति में आपने मनुस्मृति को सुना होगा, तो स्मृति अलग है, यानी कहा जाए मनुस्मृति या स्मृति क्या है, तो स्मृति में जो सामाजिक नियम कानून होते थे,
मीन्स आप समझ लें, यहाँ पर सामाजिक नियमों का संकलन एक तरह से कहा जाए, सामाजिक नियमों का संकलन, या समाज क्या एक्सेप्ट करता है, कौन से रूल कौन से रेगुलेशन, उनको एक तरह से जिसमें लिखा गया उसको स्मृति कहा गया। एज अ लाइक एग्जाम्पल जैसे मनुस्मृति जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे जो है यानी जिसमें लिपिबद्ध किया गया कि कैसे जीवन जो है जीवन चक्र स्टार्ट होता है। तो स्मृति जो है, स्मृति में सामाजिक नियमों का संकलन हुआ, उसे स्मृति कहा। स्तुति जो सुनकर लिखा गया, जो सुनी सुनाई बातों को लिखा गया वो स्तुति है, वेद है। और इस तरह से ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसका अर्थ आपने समझा। अब बात करते हैं यानी इनके अर्थ के बाद यानी उत्तर वैदिक की जानकारी यहाँ से मिल गई और ऋग्वैदिक काल की जानकारी आपको ऋग्वेद से मिल गई। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ऋग्वेद की। तो यहाँ पर मैं इरेज कर दूं इसको। तो यहाँ पर बात आती है ऋग्वेद की, और ऋग्वेद के बारे में जानकारी यानी ऋग्वेद में किस चीज का जिक्र मिलता है। तो ऋग्वेद में आप देखोगे कि जो है जैसे इसमें कई सारे वेदों का संकलन, या ऋग्वेद में आप देखोगे कई सारे 1028 सूक्त वगैरह हैं, अच्छी उक्तियां हैं, उनसे हमें पता चलता है। यहाँ पर ऋग्वेद में ही अग्नि, इंद्र और सोम का उल्लेख मिलता है। अग्नि, इंद्र और सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अग्नि को आग के देवता कहा जाता था, इंद्र जो है वो वर्षा के देवता कहलाते थे, और सोम जो है एक तरह का पेय पदार्थ होता था, एक पेय रस होता था, एक पेय पदार्थ या एक पेय रस, उसको सोम कहा गया। तो अग्नि, इंद्र और सोम का वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है। और इसके अलावा बात की जाए कि ऋग्वेद से हमें क्या चीज मिलती है, तो ऋग्वेद में कई सारी चीजों का संकलन मिला है। अब ऋग्वेद में कई सारी चीजों का संकलन मिला है, यहीं से हमें आर्य का पता चलता है कि जो भारत में रह रहे कबीले थे, जन थे, यहाँ पर भारत में रहने वाले कबीलों के कुछ नाम थे, जिनमें से भरत एक कबीला हुआ करता था, और यदुजन, ये इस तरह के आप जो नाम देखेंगे ये भारत में रहने वाले कबीलों के कुछ नाम थे। तो उन्हीं में से सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य जो शब्द ऋग्वेद में मिल रहा है वर्ड, आर्य भारत में क्यों आए। यहाँ तो इंडो यूरोपियन आ रहे हैं, आप इंडो यूरोपियन शब्द से परिचित हैं, आप जो है ऑस्ट्रो एशियन शब्द से परिचित हैं, द्राविडियन भाषा परिवार शब्द से भी परिचित हैं। लेकिन क्वेश्चन हो जाता है कि आर्य क्यों आ रहे थे। तो आर्य का जो है, आर्य क्योंकि जो है गाय भैंसों को पालते थे, एक तरह से गाय प्रमुख जानवर हुआ करता था, और प्रमुख जानवर एक तरह से इनका शादी विवाह हो गया, जो भी पंडित वगैरह होते थे उनको ये लोग पहाड़ में जो है वो भी जानवर के रूप में गाय को ही दान में देते थे। तो इनका सब कुछ एक तरह से संपत्ति, खजाना जो होती थी वो गाय ही होती थी, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा अमीर व्यक्ति होता था। तो यानी अब ये आर्य क्यों आए, तो आर्य ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो है भारत की जलवायु जो थी वो एक तरह से सर्वाइवेबल थी इन जानवरों के लिए अच्छी, तो इसलिए अपन जो है यहाँ से जानवरों को, या यहाँ पर जानवरों को पालने के लिए, या यहाँ पर रहने के लिए लोग जो है इधर जो है अग्रसर हुए और आर्य लोग आए, यानी भारत जो है आए ये आर्य लोग। और बात मिलती है कि जैसे यहाँ पर जो है जो जानवर थे वो एक तरह से यहाँ पर सर्वाइवेबल थे, ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जब आर्य आए तो आर्य ने जो है, या फिर कहा जाए ये जो इंडो यूरोपियन आए, इन्होंने जो यहाँ पर भारत में आर्य रह रहे थे उनको दो नाम दिए, दास और दस्यु। यानी अब इस चीज को डिकोड करते हैं कि दास क्या होता है, दस्यु क्या होता है। दास का अर्थ जो है वो गुलाम है, और दस्यु का अर्थ, हालांकि आपको एनसीईआरटी में दास या दस्यु मिलेगा, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको दो वर्ड मिलेंगे, दास, और आपको मिल जाता है दास या दस्यु, लेकिन दास अलग है, दस्यु अलग है। दास और दस्यु किस लिए अलग है, ये नाम कहाँ से आए, ये नाम जो है ये आपको ऋग्वेद में इन शब्दों से आप परिचित होंगे, मतलब यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया। लेकिन ये दास और दस्यु नाम क्या थे, ये जो इंडो यूरोपियन वाले भारत आए तो यहाँ पर भारत में जो लोग रह रहे थे, हालांकि क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हो दूसरे लोग कब्जा करने आए, आप कब्जा करने आए तो आप आसानी से तो रहने नहीं दोगे, यानी या आप भी तो कुछ कॉम्बैट करोगे, कुछ युद्ध करोगे, या कुछ अपनी जगह के लिए, अपनी चीजों के लिए जो है लड़ाई कर सकते हो। तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे
वो एक तो ये जो आएंगे वो इनसे खफा होंगे और ये जो रह रहे हैं ये इनसे जो है कॉम्बैट करने की परिस्थिति हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये जो आए इंडो यूरोपियन वाले भारत, तो जो भारत में रह रहे थे आर्य, भारत में कौन आर्य, अब आर्य ऐसा जिक्र मिलता है कि ये यहाँ पर जो है इस नदी घाटी के आसपास रह रहे थे। जो है अब बहुत एकदम सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि ये कैसे यहाँ पर आए, इनका अस्तित्व, क्योंकि आपने देखा क्रोनोलॉजी कालक्रम में इतना विभाजन नहीं, हमें ऋग्वैदिक की ही जानकारी मिलती है और ऋग्वैदिक की जानकारी हमें इन वेद से ही जितनी मिली है उसको हम लोगों ने जो है वैज्ञानिकों ने या फिर कहते हैं इतिहासकारों ने पढ़कर जो है बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंडो यूरोपियन थे, तो इंडो यूरोपियन आए जब भारत में, तो यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको उनमें से इन्होंने दो कैटेगराइज किए, दो नाम दिए। क्या नाम दिए? दास और दस्यु। अब दास क्या था, दस्यु क्या था? दास का अर्थ हो गया गुलाम, गुलाम का अर्थ हो गया यानी कहा जाए जिन्होंने इनकी बातों को, यानी इन ये जो दास थे इन मेंबर की बातों को एक्सेप्टेबल थी, जो यानी इन कुछ ऐसे मेंबर थे यहाँ पर रहने वाले भारत के रीजन में जिनकी बातें एक्सेप्टेबल थी किसके लिए? इंडो यूरोपियन के लिए। यानी ये जो मेंबर आ रहे थे वो इनकी बातों को सुन सकते थे, समझ सकते थे, या फिर हालांकि इनको अपनी गुलामी करवाते थे या अपना काम करवाते थे, लेकिन इनकी जो भी बातें थी उनको एक्सेप्ट कर ले, इनकी सजेशन सलाह मान ले, तो वो एक तरह से कहते हैं वो गुलाम का कार्य है। यानी गुलाम जिनके व्यवहार एक्सेप्टेबल थे किसके लिए? इंडो यूरोपियन के लिए, उन्हें दास कहा गया या गुलाम कहा गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जिनके व्यवहार एक्सेप्टेबल है, जिनके व्यवहार एक्सेप्टेबल है, और जिनके व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है उन्हें दस्यु कहा गया। जिनके व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जिनके व्यवहार जो एक्सेप्टेबल नहीं है उन्हें क्या कहा गया? दस्यु। इसका जिक्र कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमें ये चीज पता चली कि दस्यु क्या है, दास क्या है? क्योंकि ये जो मेंबर थे, ये जो यहाँ पर आ रहे थे, भारत में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने दस्यु को यानी कहा डार्कनेस कहा, या डार्केस्ट पीरियड कह रहे हैं, या डार्कनेस इस शब्द से परिभाषित किया है। डार्कनेस से किसको? दस्यु को। क्यों किया? इन्होंने कहा, इनका जो एक उक्ति मिलती है ऋग्वेद में लिखी हुई कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देवता से पूजा पाठ करते हुए कहा कि हे ईश्वर, हे सूर्य देवता, एक तरह से ये जो दस्यु हैं इन्हें आप समाप्त कर दें, खत्म कर दें। तो ये चीज मिलती है कि ये लोग दस्यु से बहुत खुश नहीं थे, इनकी चीजों को, इनके व्यवहार को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और जिनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनको इन्होंने दस्यु नाम दिया। तो इसे डार्कनेस या दस्यु कहा गया है इन लोगों के व्यवहार को। और दास किसको कहा गया? तो दास से आप परिचित हो गए कि दास मीन्स था गुलाम, जिनके व्यवहार एक्सेप्टेबल थे इन लोगों के लिए पर्टिकुलर, इसलिए इनको यहाँ पर इनका जिक्र करना जरूरी था। ठीक है, दास और दस्यु से परिचित हो गए। अब बात आती है कि आर्य जो थे, तो आर्य जब ये बाहर से आ रहे हैं तो इनसे कुछ ना कुछ युद्ध करना पड़ा होगा। किसको युद्ध करना पड़ा होगा? जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे। अब लोग कौन थे? तो यहाँ पर कई सारे कबीले रह रहे थे। कबीले किस नाम से जाने जा रहे थे? तो भारत में यानी जो आर्य वगैरह रह रहे थे, आर्यों के अपने अपने एक एक समुदाय था और उनका अलग अलग नाम हुआ करता था। यानी भारत में जो आर्य रह रहे थे उनमें कई नाम हुआ करते थे, जैसे भरत नाम का एक कबीला जो कि काफी विख्यात रहा है, या फिर कहते काफी पावरफुल रहा है, भरत नाम का कबीला। और इसके अलावा जैसे यदु, यानी जो कबीले थे भारत में ऋग्वैदिक काल में, जो लोग थे, जो कबीले थे, उनके समूह को जन कहा जाता था। तो जन कहा जाता था, इसका मीन्स क्या था? इसका मीन्स ये था कि जैसे भरत कबीला हो गया, यदु जन हो गया, तो इस तरह के कबीले जो है, या पुरु जन हो गया तो पुरु, और भरत कबीला या यदु, ये इस तरह के जो है वो जन हुआ करते थे। तो जो जन हुआ करते थे, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दूं कि जैसे भरत जन, यदुजन और पुरुजन। अब ये क्या होते थे? तो ये जो होते थे परजन, यदुजन या पुरुजन, तो ये एक तरह से जन मतलब होता था कबीला। ठीक है, जन मतलब क्या होता था? कबीला। तो जन मतलब कबीला होता था, यानी लोगों का एक समूह। जो भारत में आर्य रह रहे थे उनके छोटे छोटे या फिर कह दे कुछ लोगों के समूह बने होते थे जिन्हें जन नाम दिया गया। और जो छोटे छोटे समूह बने होते थे जन या कबीला, और इनकी अलग अलग नाम होते थे, जैसे भरत कबीला, यदु कबीला या यदुजन और पुरजन। ठीक है,
तो भरत कबीला, यदुजन और पुरजन, ये जब अलग अलग यहाँ मान लिया भारत में कुछ लोग भरत जन के रह रहे हैं, कुछ आर्य जो है, इन आर्यों के नाम ही हैं, ये तीनों क्या हैं, ये सब आर्य हैं, ये आर्य हैं। आर्य की अपनी अपनी कैटेगरीज बटी हुई है, जैसे वर्तमान समय में जातियों का विभाजन है, उस समय इस तरह से कबीलों के नाम से विभाजन था। तो इस तरह से ये सारे आर्य थे, भरत कबीला, यदु कबीला, पुर कबीला, ठीक है। पुरजन, कबीलों को जन कहा जाता था, ठीक है। भारत में भरत जन है, यदुजन, पुरजन, इस तरह के जन हुआ करते थे। जब ये लोग आए, इनसे होगा युद्ध। अब युद्ध में एक तो जहां पर आप रह रहे हैं, अगल बगल या मोहल्ले या जो है नगर में आपस में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो दो चीजें मेंशन करने वाली है कि अगर जब आर्य और आर्य की यानी किस तरह के युद्ध होंगे। अगर युद्ध होंगे, कॉम्बैट होगा, तो दो तरह का युद्ध हो सकता है। अगर दोनों मान लिया आर्य ही है, एक आर्य से दूसरे आर्य के मध्य अगर युद्ध हो, इसको किस तरह का युद्ध का नाम देंगे, उसे इंट्रा, यानी कहा जाए कि जो है एक आर्य से दूसरे आर्य के मध्य जो है युद्ध होते थे, तो उनको किस नाम से जाना जाएगा, इंट्रा ट्राइबल, या फिर कहा जाए इंट्रा ट्राइबल। तो अंतरा कारण होता था, या इंट्रा टाइप का युद्ध होता था, अंतरा कारण होता था, या अंतरा का जो युद्ध होता था। तो इस तरह से यानी कहा जाए इंट्रा टेरिबल हो गया। और इसके अलावा जो बात की जाती है, जैसे इसके अलावा जो बात की जाती है एक आर्य से, यानी आर्य में एक आर्य कहने का तात्पर्य कोई वो जन होगा, कोई कबीला होगा, आर्य मतलब उस जन से भरत समुदाय से लड़ाई हुई, तो भरत समुदाय के जितने मेंबर होंगे वो सारे युद्ध करेंगे। तो आर्य और आर्य के बीच में घर में या आपस में जो है नगर में लड़ाई हो रही है, उनको इंटरा रिलेशन या इंटर टेरिबल कहेंगे, इंटरा। और इंटर किसे कहेंगे, एक आर्य से, एक तरफ आर्य है, एक तरफ नॉन आर्य है, एक तरफ कौन है, आर्य है, एक तरफ नॉन आर्य है, यानी जो आर्य नहीं है। तो इनके मध्य जो भी युद्ध होगा उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे इंटर। जिस तरह से आप इन शब्द से परिचित होंगे, इंटर मतलब होता है दूसरे का हस्तक्षेप होगा, और इंटरा मतलब होगा आपस में होने वाला युद्ध। तो ये आपस में होने वाले युद्ध को इंटरा, और एक से दूसरे में होने वाले युद्ध को इंटर युद्ध कहा जाता है। जैसा कि आपने बहुत पढ़ा होगा कि जो है ऋग्वेद में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो दशराग युद्ध क्या था, किसका किसका युद्ध था, या किसका जो है किसका एक तरह से कहते हैं युद्ध हुआ या लड़ाई हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर दशराग युद्ध की बात की जाए, मैं कुछ इरेज कर दूं, तो यहाँ पर अगर बात की जाए दशराग युद्ध की, दशराग युद्ध क्या था, 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। शाब्दिक मीन्स निकालेंगे आप, तो क्या निकालेंगे, 10 राजाओं का युद्ध। तो 10 राजाओं का युद्ध क्या हुआ करता था, 10 राजाओं का युद्ध या दशराग युद्ध जो था, इसमें जो है एक तरफ थे आर्य कबीले, तो 5 जो है कहते हैं 5 आर्य हो गए। 5 आर्य समझ सकते हैं, जिसमें भरत जन भी हो, पुरु जन भी हो, यदु जन भी हो। इन 5 आर्य का मतलब 5 टाइप के कबीले, ठीक है। तो 10 राग युद्ध में इस 5 जो है आर्य हो गए थे, और जो 5 थे वो 5 क्या थे, तो 5 जो है वो नॉन आर्य थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन आर्य और नॉन आर्य में जो भी युद्ध हुआ, इन जो है युद्ध जो हुआ उसमें से जीता कौन, तो इन जीता जो था इसमें, या जो है 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, तो इन 10 राजाओं के मध्य जो है युद्ध जो लड़ा गया उसमें जीता कौन, तो भरत जन ही जीता था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो है इसमें पावरफुल कौन था, तो पावरफुल इन जो है जनों में सबसे ज्यादा नाम जो मिलता है वो भरत जन का मिलता है। तो ये जो भरत था, इस भरत जन ही इनमें पावरफुल क्या हुआ इन राजाओं में, तो कौन सा कबीला जीता, वो भरत जन विजय हुआ, एक तरह से कहते हैं भरत जन जीत गया। अब ये जो भरत जन जीता, ठीक है, अब ये भरत कबीला या कहते हैं इनमें से भरत जन विजित हुआ। बाद में क्या हुआ, इन आर्यों में से ही एक पुरुजन था, क्या था, पुरुजन। अब जब इन आर्यों में से ही एक पुरुजन था, तो बाद में इन आर्य या फिर कहते हैं भरत जन और प्लस पुरुजन ये आपस में मिल करके बाद में कुरु मिलते हैं, कुरु बनते हैं। यानी आप बाद में पढ़ोगे कुरुओं का क्षेत्र, मध्य भारत में गंगा घाटी के आसपास का जो रीजन है वहां पर आप कुरुओं का क्षेत्र पढ़ेंगे। तो वो कुरु किससे मिलकर बने हैं, कुरु कहाँ से आया ये वर्ड, तो कुरु जो है यानी भरत कबीला आपस में मिला, और पुरु कबीला आपस में मिलने पर कबीला कहते हैं, यहाँ जन आप ले तो वैसे ही वर्ड लिख देंगे।
तो भरत जन और पुर जन के मिलने से जो कबीला बना या जो समुदाय बना उसे कुरु समुदाय कहा गया या कुरु जन कहा गया। तो इस तरह से आप कुरुओं का साम्राज्य देखेंगे मध्य भारत में। तो यानी जो है यहाँ पर कुरुओं का आगे चल करके जो है आप एक जो है आधिपत्य देखेंगे कुरुओं का क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से जो है ये युद्ध दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पर अब बात की जाती है तो कि यहाँ पर जो रह रहे लोग हैं, क्या यहाँ पर राजा का प्रशासन था, लोग कैसे ये जो आपस में लड़ रहे हैं, आर्य लोग आपस में जो लड़ रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई राजा सरवाइव करता था कि नहीं। और यहाँ पर भरत नाम से एक और इम्पोर्टेंट तथ्य मैं बता दूं, कहाँ गया ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भरत है, जो इतिहासकार मानते हैं, जो लेखक मानते हैं कि भारत का नाम भारत इंडिया जो शब्द है वो भारत कैसे पड़ा, तो इसी भरत कबीले के नाम पर ही पड़ा है, ये इतिहासकारों का लिखना है। यानी आप शकुंतला और दशरथ के जो पुत्र हैं, कहानियों में आपको ये मिलता है कि उन शकुंतला की बेटे भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, नहीं, ये इतिहासकार का मानना है कि भरत कबीले, क्योंकि यहाँ पर भारत में जितने भी जन थे उनमें से सबसे पावरफुल एक तरह से कहा जाए वो भरत कबीला था, भरत जन था, तो इसी के नाम पर ही भारत का नाम भरत कबीले के नाम पर पड़ा है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, कि यहाँ पर जो भारत है वहां पर क्या राजाओं का शासन होता था, यानी कहानी क्रोनोलॉजी अब जस्ट रिलेट करें। रिलेट कैसे करें, आपने जाना कि जो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक जो है उत्तर वैदिक काल, दो कालों में विभाजन। एक तरह से माइंड मेकअप करें आप कि आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि ऋग्वेद से जानकारी मिल रही है और उत्तर वैदिक काल में कई सारे तथ्य थे जिसमें से वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, ये सबसे जानकारी मिली। और उसके बाद आपने पढ़ा कि इन सबसे जानकारी किसका क्या मीन्स है, ये आपने जाना। उसी बाद बात आती है कि ऋग्वेद में जानकारी मिलती है हमें ऋग्वैदिक काल की। तो यहाँ पर ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, ऋग्वेद से आर्य शब्द मिलता है हमें, बहुत बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ। तो आर्य क्या थे, भारत में रहने वाले को किस आर्य किन किन नामों से थे, यानी इस 3 नामों से आप देख रहे हैं मेन, तो इन 3 नामों के कबीलों से, समुदाय से जाने जाते थे। इनके मध्य और इनके मध्य जो है वो युद्ध हुआ करता था। वो युद्ध में जो है आपस में जो युद्ध होता था उसे किस नाम से जानते थे, या जो है इंडो यूरोपियन और नॉन आर्य और नॉन आर्य के मध्य जो युद्ध होता था उसको इंटर टेरिबल कहा जाता था। उसके बाद आपने देखा कि ये जो आर्य वगैरह थे इनके आपस में जो युद्ध हुआ वो दसराग युद्ध एक काफी उल्लेखित मिलता है। और एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर दसराग युद्ध के बाद जो है, दसराग युद्ध के बाद यहाँ पर अगर वर्णन किया जाए कि क्या ऋग्वैदिक काल में राजा का शासन होता था या लोग कैसे जो है मैनेज करते थे, क्या युद्ध नहीं होते थे, यहाँ पर होते थे और राजा भी होता था। लेकिन यहाँ का राजा, जस्ट क्रोनोलॉजी कनेक्ट करेंगे कि यहाँ का राजा अलग होता था। मध्यकालीन के जो भी राजा है, मध्यकाल में राजा जो है वो वंशानुगत है। वंशानुगत कहने का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, या गुलाम आया, गुलाम का मालिक या गुलाम जो है राजा का जो गुलाम है वही शासन करने लगेगा। लेकिन यहाँ का राजा जो है वो अलग है। कैसे अलग है, कैसे अलग है कहने का तात्पर्य यहाँ का जो राजा है वो वंशानुगत नहीं है, वो एक तरह से इलेक्टेड है, चुना गया है। यहाँ का राजा होता था यहाँ की प्रजा को, शासन को संभालने के लिए। तो यहाँ का जो राजा होता था, यहाँ पे भी राजा शब्द से आप परिचित मिलेंगे कि यहाँ राजा होता था। राजा को राजन कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। और ये जो राजन होता था ये इलेक्टेड होता था, चुना जाता था। क्या होता था, चुना जाता था। और जब ये राजा चुना जाता था तो यहाँ पर ये जो चुना जाता है तो रिस्पॉन्सिबल भी होगा, सीधी सी बात है। तो चुने जाने के बाद क्या ये राजा स्वतंत्र रूप से कार्य करता था, तो इसको मैं इधर इरेज कर दूं। तो यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में क्या राजा होता था, तो हाँ राजन शब्द होता था। लेकिन ये जो राजन होता था वो इलेक्टेड होता था, चुना जाता था। ये चुना जाता था यानी वंशानुगत नहीं होता था। ये राजा क्या था, वंशानुगत नहीं होता था। अब आपसे अगर आ जाए कि मध्यकालीन जो भी राजा हुए हैं और ऋग्वैदिक कालीन जो राजन है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, आप बताएं सोचकर। तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, तो इनमें मेजर डिफरेंस जो है यहाँ का राजा वंशानुगत नहीं है।
ये इलेक्टेड मेंबर है। वहां का राजा वंशानुगत होता था, वहां का राजा तानाशाही हो सकता था, यहाँ का राजा तानाशाही नहीं होता था। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ का जो राजा था उसको सभा और समिति यानी जो ऑडियंस या श्रोतागण हैं वो उनको दो नामों से यहाँ पर संबोधित किया गया। यहाँ पर आप ऑडियंस या श्रोतागण या राजा के जो है आदेश या नियम का पालन करने वाले लोगों को दो भागों में या दो नामों से उल्लेखित किया गया है। किन नामों से उल्लेखित किया गया है? सभा और समिति। तो ये बताया गया है कि ये जो यहाँ पर सभा और समिति क्या होती थी, तो यहाँ पर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां। प्रजापति की दो पुत्रियां किसको कहा गया है? सभा और समिति को। ठीक है, इस चीज को रिलेट करें हम लोग इजिली वे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रजापति यानी राजा की क्या है? राजा की ऑडियंस, राजा का सबको सुनने वाली, उनकी बातों को मानने वाला, पालन करने वाली, वो क्या है? प्रजा है। और प्रजा जो है, प्रजा का पति कौन है? राजन है। ठीक है, तो प्रजा का पति है राजन और राजन की दो पुत्रियां हैं क्या? सभा और समिति। तो राजा जो भी कार्य करता था उस राजा की जो भी कार्य करेगा उनको जब तक ये सभा और समिति एक्सेप्टेबल नहीं करेंगी या सभा और समिति द्वारा मान्य नहीं होगा तब तक वो नियम कानून एक तरह से लागू नहीं होगा। वर्तमान की बात कर ली जाए कि संसद जब तक कोई कानून नहीं बना देगी तब तक, या फिर कह दें राष्ट्रपति कोई भी नियम कानून लाते हैं, या कह दें कि राष्ट्रपति कोई भी नियम कानून लाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या होगा? उसके लिए पहले संसद से मंजूरी लेना जरूरी है। संसद ऐसा नियम कानून प्रस्ताव पास करे तभी राजा ला सकता है, राष्ट्रपति ला सकता है। एज लाइक दिस कि यहाँ पर सभा और समिति क्या थे? तो सभा और समिति एक तरह से जब ये एक्सेप्ट करेंगे या उन चीजों को मान्य देंगे तो वही चीजें, वही कानून जो है वो लागू हो पाएंगे। तो सभा और समिति जो थी, सभा क्या, अब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सभा में महिलाएं भाग लेती थी? यानी क्या जो है, जो ये ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समितियां जो नाम आपको मिलते हैं, तो सभा और समितियों में क्या जो है महिलाएं भाग लेती थी? तो हाँ, सभा में महिलाएं भाग लेती थी लेकिन समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें महिलाएं भाग लेती थी, महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है, और यहाँ पर समिति में देखोगे कि तो महिलाएं भाग नहीं लेती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है सभा महिलाएं किसका पार्ट हुआ करती थी? सभा या समिति का? तो महिलाएं जो है वो सभा का पार्ट हुआ करती थी, ना कि समिति का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि ये जो सभा और समिति, इनके कार्य क्या होते थे? तो ये जो समिति होती थी यानी दोनों से एक तरह से लोकसभा राज्यसभा समझ सकते हैं कि इनसे प्रस्ताव पास होना ही है, तो एक तरह से राजन वही कानून नियम लागू करेगा जो इनको एक्सेप्टेबल होंगे सभा और समिति को। समिति क्या कार्य करती थी? समिति कहाँ पर निकास प्रणाली की व्यवस्था है या जल की व्यवस्था कैसे करनी है, व्यवस्था कैसे करनी है, कहाँ पर जो है कितना एक तरह से कर वसूलना है, या इस तरह की जो भी, यानी जहाँ पर कुछ भी रूल नियम या रेगुलेशन लाना होता था उसके लिए समिति उत्तरदायी होती थी, समिति सारा कार्य करती थी। मतलब जैसे आज विधायिका कानून बनाने वाली, तो कानून बनाने का काम कौन कर रहा? संसद कर रहा। वैसे यहाँ पर कानून नियम बनाने का काम समिति करती थी। ठीक है, अब समिति कानून नियम बनाने का कार्य कर रही है तो समिति, इसीलिए समिति बाद तक सर्वाइवल नहीं है, समिति शब्द बाद तक रहेगा, सभा वर्ड खत्म हो जाएगा। तो ये जो समिति है यानी कहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी है, कहाँ पर जो है लोगों का समुदाय या फसल कैसे उगाना है, कहाँ पर कितना टैक्स लेना है, किसानों को कितना भूमि देना है, तो हर चीज की व्यवस्था, हर चीज का मैनेजमेंट देखने वाला कौन होता था? समिति होती थी। ठीक है, अब ये जो समिति में आप देखोगे ये सारी व्यवस्था करनी है। अब व्यवस्था करने के बाद इस व्यवस्था को राजा को कोई ना कोई मेंबर होता है, यानी अगर राष्ट्रपति का कहा जाए तो एक ऐसा मेंबर की वो राष्ट्रपति की बातों को जो है जनता तक या लोगों तक पहुंचाए। उसी तरह से राजा का एक मेंबर होता था, उसको क्या नाम देते थे? पुरोहित कहते थे। पुरोहित मतलब क्या कार्य करता था? पुरोहित जो राजा की मंशा है, जो राजा की कुछ बातें हैं उनको, यानी राजा का प्रमुख एक तरह से कह दें तो प्रमुख क्या होता था? पुरोहित होता था। राजा का प्रमुख कौन होता था? पुरोहित। अब पुरोहित क्या कार्य करता था? पुरोहित क्या कार्य करता था? तो पुरोहित जो हो गया ये जो है सभा और समिति को राजा की बातें मनवाने का काम कौन करता था? एक तरह से पुरोहित करता था।
यानी ये सभा और समिति में राजा की बातों को पहुंचाना, ऑडियंस को एक तरह से कन्विंस करना, उन्हें समझाना कि ये चीज, ये रूल और ये रेगुलेशन लाया जाए, राजा की बात को रखना। ये काम कौन करता था? ये पुरोहित करता था। राजा तो हर जगह जाएगा नहीं, उसके जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ये सब होते, तो इससे यही वाला काम करता था पुरोहित। और ये जो पुरोहित होता था, इसको धर्म का, कर्मकांड का भी ज्ञान होता था। तो ये जो पुरोहित होता था, ये पुरोहित इनको ये बात मनवाएगा सभा और समिति की, राजा की बातों को पहुंचाएगा। अगर ये मेंबर इतना कर रहा है ये राजा के लिए, तो यानी पुरोहित जो है वो काफी निकटस्थ है, काफी समीप वाला है, राजा की हर बात को समझने वाला, उसकी बातों को रखने वाला। तो जो पुरोहित है, अब पुरोहित राजा के लिए इतना कर रहा है, तो इसका मतलब पुरोहित को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, इसको फायदा नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? तो पुरोहित जो है, पुरोहित को क्योंकि जो राजा है इस समय, अगर राजा एक आर्य दूसरे आर्य से जो है युद्ध करता था, या आर्यों का नॉन आर्यों से युद्ध होता था, तो उस युद्ध में जीती गई जो भी जानवर होते थे, उस समय जानवर का ही एक तरह से युद्ध में आप क्या जीत कर लाते थे? तो युद्ध में जानवर जीत कर लाते थे एक तरह से। जिसके पास जितने जानवर उतना ज्यादा वो अमीर होता था। तो यहाँ पर अगर एक राजा ने दूसरे राजा से युद्ध किया, उसके जानवरों को अपनी संपत्ति मान लिया, अब उसकी संपत्ति में से जितनी संपत्ति अर्जित की उसमें कुछ भाग जो है राजा जो है वो पुरोहित को दे दिया करता था। तो इस तरह से राजा पुरोहित को दे रहा है उसमें से कुछ भाग, इसलिए पुरोहित वफादार है जिसके प्रति, राजा के प्रति। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है पुरोहित शब्द से आप परिचित हुए, राजन शब्द से परिचित हुए, सभा और समिति शब्द से परिचित हुए, जन या कबीले से परिचित हुए कि मतलब लोगों के समूह, या आर्यों की जो छोटे छोटे कबीले होते थे उन्हें जन कहा जाता था। अब यानी ये सभा समिति की बातों को कहाँ पर पहुंचाया जाएगा? जो लोग होंगे, जो समूह होंगे, लोगों के समूह को, छोटे छोटे कबीले बटे हुए जिन्हें जन कहा जाता था। यानी कहा जाए लोगों के कबीलों को क्या कहा जाता था? लोगों के कबीलों या समूह को किस नाम से जाना जाता था? जन कहा जाता था। जन जैसे यदुजन, पुरजन, और इसके अलावा जो है आर्यों में जो है इन नामों से आप परिचित हुए। यदुजन किसे कहा जाता था, पुरजन किसे कहा जाता था, और भरत जन किसे कहा जाता था। तो इस तरह से लोगों की कबीलों या समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। इस शब्द से आप परिचित हुए। अब जन क्या करेंगे? जन है एक तरह से ये जनता है, और समिति में एक तरह से जो भी रूल रेगुलेशन आ रहे हैं उनको अप्लाई कहाँ किया जाएगा? उनको अप्लाई जो जनता है, आम जनता है, उसी पर अप्लाई किया जाएगा। तो जो अप्लाई किया जाएगा वो किस पर? ये जो जन है, समूह है, छोटे छोटे कबीले हैं, इन पर अप्लाई किया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो जन और कबीले होते थे ये कैसे जो है एक तरह से इनका व्यवहार क्या होता था। दक्षिण भारत में क्या इसी तरह के लोग परिचित थे? यानी क्या पूरे भारत में ही ऐसा कंस्ट्रक्शन या फिर कह दें ऐसा ही बिहेवियर या व्यवहार चल रहा था पूरे भारत में कि यही राजन, यही जन और यही सभा और समितियां, इसी तरह का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट चल रहा था? तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर या फॉर्मेट जो है पूरे भारत में नहीं चल रहा था। जबकि ये ग्रामीणियन, इसीलिए मैंने ये वर्ड बताए, हर चीज को रिलेट है कि अब मैं अगर ग्रामीणियन शब्द लूंगी तो आप परिचित है कि ग्रामीणियन मतलब तमिल, तेलुगु, मल्लड़, कन्नड़, जो है मलयालम, कन्नड़, तो इन शब्दों से रिलेटेड है या यहाँ के लोगों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि उत्तर भारत में ये सब कुछ चल रहा है, सभा समिति, राजन, जन, पुर, कबीले और दास, दस्यु, यानी इस शब्द से भी आप परिचित हो गए, दास, दस्यु। ये सारी चीजें कहाँ है? ये सारी चीजें यहाँ के रीजन में, गंगा घाटी के आसपास का जो रीजन है, उत्तर भारत का जो रीजन है, यहाँ पर सारी चीजें चल रही है। क्या दक्षिण भारत में भी यही स्ट्रक्चर चल रहा होगा, यही फॉर्मेट? नहीं, दक्षिण भारत के लोग अभी थोड़ा पिछड़े हैं। कैसे पिछड़े हैं? यहाँ महापाषाणिक काल चल रहा है। पाषाणिक बहुत अच्छे से समझिएगा, कहने का तात्पर्य आप स्टोन एज से परिचित हो चुके हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। लेकिन यहाँ पर जो था वो पाषाणिक नहीं, महापाषाणिक। महापाषाणिक का मतलब ग्रामीण में जो लोग रह रहे थे, यहाँ के लोग जो है वो जैसे कहा जाए कंकाल वगैरह को या अपने जो है घर के मेंबर जो हो जाते थे उनको दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों के नीचे उनको जो है बड़े बड़े पत्थरों का एक तरह से समाधि बनाया, और उस समाधि में जो है उन्हें जो है उनको समाधिलीन किया जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर महापाषाणिक काल चल रहा था। कहाँ? द्राविड़ीय भाषा परिवार में। यहाँ पर क्या था उस समय? महापाषाणिक काल। महापाषाणिक काल का मतलब है कि यहाँ पर जो भी लोग जो है
डेड हो जाते थे, मृत हो जाते थे, उनको बड़े बड़े पत्थरों का एक जैसे एज अ लाइक स्ट्रक्चर, इतना बड़ा कोई पार्ट है जो है जहाँ पर दफनाना है आपको मृत शरीर को, तो यहाँ पर कई बड़े बड़े पत्थरों का समूह या कई बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे, और ये बीच की जगह जो है जो यहाँ पर समाधि को दफनाना है, तो इतने बड़े बड़े ऊंचे पत्थर रखते थे ताकि लोग, अगर इन्हीं की फैमिली का अदर मेंबर एक्सपायर हो तो जो है एक्सपायर होने के बाद यहाँ पर एक होल रखा जाता था, जिससे दोबारा यहाँ पर जो एक कंकाल पहले से है उन्हीं के मेंबर का, उन्हीं के परिवार का, दूसरा मेंबर जो समाप्त हुआ, इस होल को खोल करके फिर से दूसरा मृत शरीर ला करके यहाँ पर जो है लिटा देते थे। तो इस तरह से ये महापाषाणी काल चल रहा था कहाँ पर, द्राविडियन भाषा परिवार में। तो इस शब्द से आप परिचित हो, यहाँ पर जो है इतना डेवलप्ड नहीं हुआ था उस टाइम पे द्राविडियन भाषा परिवार में। तो एक तरह से यहाँ पर ये चीज चल रही थी, राजन जन कबीला, इस तरह से व्यवहार हो रहा था वैदिक काल में। इसके बाद जो है यहाँ पर किसी और किस नाम से जाना जाता था, समुद्र किस नाम से जाना जाता था, कई बहुत सारे नाम होते हैं ऋग्वैदिक के, हम लोग नेक्स्ट क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप इन शब्द से परिचित हुए, सभा समिति क्या कार्य कर रही थी, जन क्या होते थे, दास और दस्यु क्या होते थे, राजन कैसे कार्य करता था, प्रजापति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा समिति को क्यों कहा गया है, कबीला क्या होता था, इंडो यूरोपियन क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक क्या है, द्राविडियन भाषा परिवार क्या है, या इंडो तिब्बतन क्या है, या म्यांमार तिब्बतन जो वाला रीजन है वो क्या है। इसके अलावा काल विभाजन हम लोगों ने समझा कि इसके पहले यानी पहली सारणी में उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है। आज इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, एक बहुत बेहतरीन जो है माइंड मेकअप आपका हुआ होगा, और जस्ट कनेक्टेड होंगे सारी पॉइंट, बस आप सुनते चले जाएं, और चीजों को जो भी चीजें आपको नोट करने वाली होंगी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आपको जो भी चीजें बेनिफिट लगती हैं आप नोट कर सकते हैं। माय डियर एस्पिरेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और जो है मैं जो है बहुत अच्छा प्रयास करूंगी आपको कुछ दे पाऊं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।